जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात कही जा रही है कि सरकार चली गई, उन्होंने सम्मान खो दिया, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हमें सोचना ये भी चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने एक्चुअली खोया क्या है। अगर ठाकरे परिवार के सम्मान की बात आती है तो ठाकरे परिवार शुरुआत कहां से होती है? जी हाँ, हम लोग जब भी ठाकरे परिवार की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे। लेकिन क्या केवल इतना ही है? क्या इनकी जड़ों में जाएंगे तो और बात मालूम हमें नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, आप थोड़ा सा पहले जाइए और अब थोड़ा सा जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपके सामने एक नाम आएगा। वो नाम है केशव सीताराम ठाकरे। जी हाँ, 1885 ये वो सन है जब कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, और यही वो सन है जब उद्धव ठाकरे के दादाजी स्वर्गीय केशव सीताराम ठाकरे, इनका जन्म हुआ था। अब सोचिएगा, एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना की थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, यानी कि एक केशव वो थे और एक केशव ये थे जो शिवसेना की बेसिकली, इन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिवसेना की नींव का पत्थर यही व्यक्ति था। और हाँ, एक और आपको बताता चलूं बात कि 1883 यानी कि इनके जन्म लेने से 2 साल पहले ही वीर सावरकर का भी जन्म हुआ था। यानी कि दो हिंदुत्व के आइडियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक ही टाइम फ्रेम में इस देश में जन्म लेते हैं। एक का नाम वीर सावरकर 1883, दूसरे का नाम केशव सीताराम ठाकरे 1885, और 1885 में ही कांग्रेस का भी जन्म होता है। केशव सीताराम ठाकरे के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि पॉलिटिक्स की बात करें तो साथ में एक सेंटर है, एक राइट विंग है और एक लेफ्ट विंग है। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण पंथ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, भाजपा की बात करें, इन्हें राइट विंगर्स कहा जाता है, और बाकी जो कम्युनिस्ट है उन्हें लेफ्ट विंगर्स कहा जाता है, जिसमें सीपीआई की बात कर सकते हैं, सीपीएम की बात कर सकते हैं। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो वो प्रॉपर राइट विंगर पार्टी के तौर पर कभी नहीं रही है। जी हाँ, वो रही है बेसिकली सेंटर राइट, यानी कि सेंटर से लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव नहीं है, राइट की तरफ उनका झुकाव है, इसलिए वो सेंटर राइट, और इसीलिए उन्हें कभी भी अति अग्रेसित, अति घोषित एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उन्हें हिंदुत्व की एज जो है वो प्राप्त है, वो मिली हुई है। लेकिन अगर हम केशव सीताराम ठाकरे की बात करें तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके साथ में बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे बाबा साहेब अंबेडकर के। वीर सावरकर के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ में, अस्पृश्यता के खिलाफ में, और इवन विदेशी वस्त्रों की जिन्होंने होली जलाई थी पहले, मोहनदास करमचंद गांधी से पहले, ऐसे ही यही सब बातें कॉमन थी वीर सावरकर की केशव सीताराम ठाकरे में। उन्होंने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व, उन्होंने हिंदुत्व का नाम लिया, उन्होंने मराठी अस्मिता का नाम भी लिया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी लिया, लेकिन वो राइट विंगर जो प्रॉपर जिसे कह सकते हैं वो नहीं हुए थे। वो सेंटर राइट से भी थोड़ा लेफ्ट सेंटर जिसे कह सकते हैं, एकदम प्रॉपर लेफ्ट में ही गए, वामपंथ में नहीं गए, लेकिन हाँ, वो एक लेफ्ट लिबरल के तौर पे आप उनको कहे जा सकते हैं। प्रबोधन, हम लोग हो सकता है कि किसी ने ये नाम सुना हो कि स्वर्गीय प्रबोधन भाऊ ठाकरे, लेकिन प्रबोधन ये 1921 में उन्होंने पत्रिका निकाली थी जिसका नाम प्रबोधन था, यानी कि एनलाइटमेंट, और इसके बाद में ही उन्हें प्रबोधन भाऊ ठाकरे भी कहा जाने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में चूंकि वो उनके जीवन पर ज्योतिबा फुले का भी प्रभाव था, तो आप ये सोच सकते हैं कि चाहे वो ज्योतिबा फुले की बात हो, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो, राजा राममोहन राय की बात हो, ऐसे लोगों के साथ में जिनका जीवन प्रभावित था वो उद्धव ठाकरे के बाबा साहब, उनके दादाजी यानी कि केशव सीताराम ठाकरे, यानी कि प्रबोधन भाऊ ठाकरे ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुत्व का नाम लेकर के आगे बढ़ते थे, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व हिंदुत्व जिसकी बात वीर सावरकर करते रहते। वही वीर सावरकर जिनके बारे में ये भी आरोप लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या जिस नाथूराम गोडसे ने की थी, उसे ट्रेनिंग जहां से मिली थी, वो ट्रेनिंग का वातावरण, वो ट्रेनिंग और वो नाथूराम गोडसे वीर सावरकर के आदमी थे, ऐसा उन पर पूरा पूरा आरोप लगा। लेकिन वीर सावरकर के हिंदुत्व में और केशव सीताराम ठाकरे के हिंदुत्व में बहुत अंतर था। लेकिन क्या प्रबोधन भाऊ ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे, ये नाम हमने शिवसेना में बहुत अधिक सुना है? शायद नहीं सुना है। ये इसलिए भी नहीं सुना क्योंकि 1966 में जब शिवसेना की स्थापना हुई, पहली रैली हुई थी और पहली ही रैली में 1 लाख लोग आए थे, और ये केवल और केवल बाला साहब ठाकरे का प्रताप नहीं कहा जा सकता, उनका जो नींव का पत्थर जिसे मैं प्रबोधन भाऊ ठाकरे कह रहा हूं वो भी थे। यानी कि मुख्य वक्ता उस पहली रैली में वही थे, अंतिम वक्ता
बाला साहब ठाकरे थे। 1973 तक केशव सीताराम ठाकरे जी जीवित रहे, लेकिन उससे पहले वो एक वाकया देख चुके थे जब 1969 में इस देश के डिप्टी सीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर मुंबई में हमला किया जाता है। 60 लोगों की उस दौरान मौत हो जाती है और बहुत अच्छी खासी धक्का मुक्की उनके साथ में की जाती है। तो वो समझ चुके थे कि अब जो हिंदुत्व की बात है वो कहीं और हो चुकी है, यानी कि बाला साहब ठाकरे अपने पिता से अधिक वीर सावरकर की आइडियोलॉजी पर ज्यादा उनके समीप चले गए थे। हिंदुत्व की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो मार्मिक में जिस तरीके से कार्टून्स जो बना करते थे, लुंगी वाले जो हैं उनकी मूंगी बजाएंगे, उस तरीके की जो बातें हुआ करती थी। एंड देन आफ्टर सामना जब 1989 में आता है और शिवसेना का मुखपत्र बनता है, और जिस तरह की बात 90s में की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 90s के जो राइट्स हुए थे 92-93 के, उस राइट्स के समय में शिवसेना ने हिंदुओं की बहुत सेवा की थी। और इसके अलावा अगर बात करें 91 में या 99 में पाकिस्तान के मैचेस मुंबई में नहीं होने दिए गए। इवन कोई भी, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या कोई भी एनीवन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें या बड़े से बड़े किसी और पद पर पहुंचे नेता की या फिर अभिनेता की या फिर क्रिकेट खिलाड़ी की या उद्योगपति की, बाला साहब ठाकरे अपने आवास से बाहर कहीं नहीं जाते थे। मुंबई से बाहर जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन वो सब लोग बाला साहब ठाकरे के यहाँ उनसे मिलने के लिए, वहां पर हाजिरी लगाने के लिए, चाहे वो यूनियन संगठन की बात हो या कुछ और, मातोश्री में आया करते थे। ये एक दम था, ये करेज भी था बाला साहब ठाकरे का। उनका एक जिस तरह से कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ वाली बात, लोग उनके बारे में बहुत सारी बात करते हैं, इवन शिवसेना के बारे में, कि स्मगलिंग के साथ में उनका धंधा शुरू हुआ था, उन्होंने पैसा वहां से कमाया था। पैसा किसने कहां से कमाया ये अलग बात है, लेकिन परसेप्शन जनता के बीच में जिसने ऐसा क्रिएट किया, आज बाला साहब ठाकरे ने उस समय किसी अमीर व्यक्ति को लेकर के अपनी शिवसेना में शामिल नहीं किया था। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को शिवसेना में शामिल नहीं किया था। जैसे आज हम दल बदल के कानून में और देखते हैं कि कांग्रेस का बीजेपी में, बीजेपी का कहीं और, कहीं और का कहीं और आ रहा है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। लेकिन जब एकनाथ शिंदे की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे के बारे में कहते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर थे और ऑटो चालक, ये ऐसे व्यक्ति को शिवसेना में लाने का काम बाला साहब ठाकरे करते हैं। किसी को ऑटो चालक को लिया, किसी बस कंडक्टर को लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को लिया, यानी कि सड़क से उठा करके, उसका चेहरा देख करके, उसका संकल्प, उसका जज्बा देख करके वो उस व्यक्ति को शिवसेना में लेकर के आते हैं और उस शिवसेना की ताकत बनाते हैं। और ऐसी ही ताकत को कंफ्यूज कर दिया उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि मार्मिक की बात हमने की, हमने शिवसेना की बात की, हमने सामना की बात की, हम शाहरुख खान की बात भी कर सकते हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स को खेलना चाहिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने बहुत विरोध किया था और शिवसेना ने शाहरुख खान की जब फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही थी उस समय बहुत शिवसेना का एक ही था बाला साहब ठाकरे का कि रोक ठोक, दो ही बातें चलती थी सीधा सीधा, इसके अलावा तीसरा कोई बात नहीं है। और उनका अपना एक स्टाइल भी था। लेकिन साथ साथ में चाहे जिसको गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, तो बाला साहब ठाकरे का बहुत क्लियर था कि गंगा और जमुना भी जब मिलती हैं तो उसको भी गंगा जल कहा जाता है, और जहां त्रिवेणी संगम होता है उसके बाद में भी उसे गंगा सागर कहा जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कहीं जाकर के दो नदियां मिलती हैं तो गंगा जमनी तहजीब। साझा संस्कृति तो साहब अमेरिका में भी नहीं हुआ करती, जबकि अमेरिका में उसे लोग अमेरिकन कल्चर कहते हैं, जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर साझा संस्कृति की बात करें तो वहां हुआ करती है। ऐसा ही जापान में है, ऐसा ही अमेरिका में है, ऐसा ही दुनिया के हर देश में है। तो भारत में ये साझा संस्कृति की बात कहां से आती है? बाला साहब ठाकरे उसके एकदम विरुद्ध थे। यहां पर उद्धव ठाकरे ने जो लाइन पकड़ी, वो लाइन शायद किसी ना किसी तौर पे पकड़ी अपने बाबा साहब, अपने दादाजी की। लेकिन जो शिवसैनिक थे, उन शिव सैनिकों के माथे पर, उनके मन मस्तिष्क में जो चेहरा था वो प्रबोधन भाऊ ठाकरे का नहीं था। जिस प्रबोधन भाऊ ठाकरे के बारे में शरद पवार ने कुछ समय पहले, आपको ध्यान हो तो, राज ठाकरे को भी और उद्धव ठाकरे को भी नसीहत दी थी कि आप अपने दादाजी प्रबोधन भाऊ ठाकरे जी से भी कुछ सीखें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बाला साहब ठाकरे से सीखें। यही तो राजनीति है, यही तो पॉलिटिक्स है शरद पवार की, जिसने कंफ्यूज किया उद्धव ठाकरे को आपको किस राह पे जाना है। तो उद्धव ठाकरे की इस पॉलिटिक्स ने कंफ्यूज किया अपने शिव सैनिकों को। ना उद्धव ठाकरे ने, ना आदित्य ठाकरे ने। अगर आपको एक सॉफ्ट सेकुलर पॉलिटिक्स में जो लेफ्ट लिबरल के तरीके की हो, जहां आप उद्धव साहब से उद्धव जनाब कहलाने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो, चूंकि आपने खुद कहा कि हमें मुसलमानों से, जिन मुस्लिमों को बाला साहब ठाकरे कैंसर कहा करते थे, आपने उन्हें ही कहा कि हमें केवल एंटी नेशनल मुस्लिमों से तकलीफ है, बाकी हमें मुस्लिमों से कोई खास लेना देना नहीं है। इवन आदित्य ठाकरे ने एक रैली में यह भी कहा था कि एंटी नेशनल
इस शब्द से भी हमें परेशानी है, क्योंकि भारत में इस तरीके की चीजें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो पुराने शिव सैनिक थे उनके अलावा क्या नए शिव सैनिक खड़े किए? क्या आपने उसका अभियान चलाया? जिस तरीके से चाहे हम केसीआर की बात करें या वाईएसआर की बात करें, उन्होंने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में उन्होंने पूरा पूरा गांव गांव जो है वो ढाणी ढाणी जो है वो नापी थी पद यात्राओं के कारण से, पद यात्राओं के माध्यम से। क्या आपने ऐसा कुछ किया? यानी कि आपने नए शिव सैनिक तो तैयार नहीं किए, लेकिन जो पुराने थे, जिनके मनोमस्तिष्क पर बाला साहब ठाकरे की छाप थी, उन्हें भी कंफ्यूज किया। यानी कि शिवसेना को समझ नहीं आया कि वो इधर जाए या उधर जाए। इसका मतलब समझिएगा कि वहां पर इतना कुछ हुआ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। उद्धव ठाकरे के पास में कुल मिलाकर के 10 लोग एक तरीके से बच जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, शिवसैनिक अभी भी, शिवसेना अभी भी हमारे पास में, और अभी शिवसैनिकों को वो संदेश नहीं पहुंचा है कि आप सड़कों पर पहुंच करके हंगामा करिए। अगर उद्धव ठाकरे में इतनी ताकत है तो जो विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़ करके गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के एक रैली करके दिखाएं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के, और फिर बताएं कि आखिर शिवसेना का दम वाकई में कायम है भी या नहीं है। ये उद्धव ठाकरे का, देखिए बलराज बधोक का नाम आपने सुना होगा, केंद्र की राजनीति में भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक सदस्य थे, एक तरीके से संस्थापकों में से एक कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, या फिर प्रधानमंत्री बनने से कुछ पहले की बात है, लेकिन वो बलराज बधोक, क्योंकि बलराज बधोक का निधन 2016 में हुआ था, और बलराज बधोक के पास में सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी किसी राजनेता से मिले थे, शायद प्रधानमंत्री बनने की बात की ही ये बात है, वो पहले राजनेता बलराज मधोक थे। दिल्ली में उनके आवास पर गए थे नरेंद्र मोदी। क्या करने गए होंगे? शायद यही समझने गए होंगे कि जब व्यक्ति का समय जो है वो नीचे जा रहा होता है, उसका सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है। शायद उनसे कुछ टिप्स लेने गए होंगे। बाला साहब ठाकरे एक लार्जर देन लाइफ वाले व्यक्तित्व के बाद में उद्धव ठाकरे के पास में वो शख्सियत जब थी नहीं, तो कोई किस कारण से वाजपेयी जी के तरीके से, आडवाणी जी के तरीके से, मातोश्री में उनके पास में मिलने जाता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये अहंकार दिखाया। उन्होंने खुद बहुत कुछ नहीं किया। बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर के बैठे रहे, उसे चलाने की कोशिश करते रहे, चली नहीं अलग बात है। लेकिन अमित शाह को, देश के केंद्रीय गृह मंत्री को, आप 2018 में मातोश्री में बुलाते हैं कि आना पड़ेगा मातोश्री में, यहीं पर बैठ करके आपको बात करनी पड़ेगी। हो सकता है बात मान सकते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से शिवसेना के साथ में गठबंधन तोड़ लिया था, और उसके बाद में शिवसेना को लगा कि 280 सीटों पर वो कैसे चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बाद में फिर अलायंस हुआ। शरद पवार ने कहा कि हम आपके साथ में, बीजेपी के साथ में आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी को पता है कि शरद पवार के साथ में आप महाराष्ट्र में फिर भी एक बार आ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आप क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए शिवसेना के साथ में अलायंस हुआ। 2018 की बात यही भी आपको जाननी चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे 3 बड़े बड़े राज्य भाजपा ने गंवा दिए थे पूरी तरीके से। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ गई थी, यानी कि 2018 में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी काम जैसा भी है, लेकिन प्रत्यक्ष जो परसेप्शन जो बनता है, वो बनता है पहला राष्ट्र, दूसरा संगठन, और तीसरा व्यक्ति। और इसी तरीके से काम करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2018 में जाते हैं मातोश्री पे बुलावे पर उद्धव ठाकरे के। और केवल 2018 में नहीं जाते, बल्कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले भी अमित शाह को वही मातोश्री में उद्धव ठाकरे के द्वारा बुलाया जाता है कि आप आइए, यहीं बैठकर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। और जहां लोकसभा चुनाव के बारे में बात हुई कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पर नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा बन चुका था कि 2018 में कहीं एनडीए टूट न जाए, और उसको टूटन से बचाने के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अकाली दल और शिवसेना जो है वो एक साथ रहे, क्योंकि वो सबसे पुराने उनके गठबंधन के साथी थे। और ऐसे में वहीं पर यह बात भी होती है कि विधानसभा चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। और होता यह भी है कि जब केंद्रीय चुनाव हो जाते हैं तो 48 लोकसभा सीटों में से 41 लोकसभा सीट भाजपा और शिवसेना नीत गठबंधन को प्राप्त होती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद में भी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह को एक बार फिर बुलाया जाता है, और 2.5 घंटे तक अमित शाह मातोश्री में बैठते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी वहां थे तो सही मातोश्री में, लेकिन उस बंद कक्ष में नहीं थे। यानी कि 2.5 घंटे की बैठक में बाहर देवेंद्र फडणवीस जैसा एक व्यक्ति, एक नेता, वो प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है। यानी कि 3 बार, 2018 में 1 बार और 2019 में 2 बार अमित शाह को बुलाया जाता है। और उसके बाद में फिर से उनको कॉल किया जाता है जब इस तरीके की बात आती है और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। और यहां पर अमित शाह कहते हैं कि अब जो है वो पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब हम नहीं करेंगे, अब जो करना है वो शरद पवार करे, उद्धव ठाकरे करे। शरद पवार और उनके बीच में गठबंधन होता है। बेमेल गठबंधन होना भारतीय राजनीति में असामान्य घटना, असामान्य बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख चुके हैं,
जब वाजपेयी जी की सरकार थी। हम उस सरकार में रेल मंत्री देख चुके हैं ममता बनर्जी को। हम उसके बाद में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी के साथ में भाजपा का बेमेल गठबंधन भी देख चुके हैं। लेकिन यहां पर बात यही है कि जहां पर परसेप्शन गढ़ना क्रिएट हुआ जनता के मन में कि आप जो है कुछ गलत कर रहे हैं और आप अपने सिद्धांत से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, तो उस वहीं पर उस एज पर उद्धव ठाकरे को ऐसा नहीं हुआ था कि उनको मौका नहीं मिला भाजपा के साथ में रीजॉइन करने का। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर के साथ में जब कांग्रेस पार्टी का अलायंस था तो चंद्रशेखर ने एक बात कही थी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वो थे, कि कांग्रेस उनकी जासूसी करा रही है, और कांग्रेस ने इस बात को नकारा था। वो एक तरीके से चंद्रशेखर के साथ में जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर ने केवल इसी बात पर गठबंधन तोड़ दिया था। वो प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे चाहते बीजेपी को रीजॉइन करना तो उनके पास में बहुत सारे मौके थे। इवन नाना पटोले जब बार बार ये बात कह रहे थे कि वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे उद्धव ठाकरे के बारे में, शिवसेना के बारे में, तब भी ये गठबंधन तोड़ा जा सकता था। लेकिन उद्धव ठाकरे को फुर्सत नहीं थी। लगातार सामना जैसी पत्रिका में, अपने अखबार में जो 1989 में शुरू किया गया था, संजय राउत जैसा अदना से व्यक्ति, सोचिए उस व्यक्ति की क्या हैसियत होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने, लेकिन लगातार आप गरियाते रहते हैं, लगातार उनको धमकाते रहते हैं। ऐसे में इस गठबंधन का यही असर होना था। तो बेसिकली केवल सरकार नहीं खोई गई है, अपना 100 वर्षों का, मैं इसे 1966 से बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि 1921 की अगर हम बात करें तो प्रबोधन पत्रिका जो है वो 1921 में निकली थी। आज 2022 है, तो अगर हम प्रबोधन से शुरुआत करते हैं तो शिवसेना का नींव का पत्थर तो तभी गया था 1921 में, यानी कि 101 वर्ष जिस पार्टी की विरासत हो या जिस संगठन की या जिस विचारधारा की विरासत हो, उस 100 वर्षों की विरासत को आपने 2.5 साल में खो दिया। ये अहंकार नहीं तो इसे और क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये बात तो सोचना ही बेकार है कि उद्धव ठाकरे का ही दाव था जो उन्होंने खेला था, जो उन्होंने चला था। हालांकि राजनीतिक बिसात में कब क्या हो जाएगा हम कभी कुछ नहीं कह सकते। संजय राउत जो है वो ईडी के मामले में फंस चुके हैं और हमें लगता है कि शायद जुलाई के महीने में ही, या थोड़ा समय और भी लगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन संजय राउत नवाब मलिक, अनिल देशमुख और अनिल परब के साथ में संगत जमाते हुए पाए जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे के बारे में आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया, कितना खोया, कितना पाया और कैसे अपने आप को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के, अपने कुटुंब के मान सम्मान को डुबो के रख दिया। समझ लीजिएगा, अहंकार किसी का नहीं टिकता। रावण का नहीं टिका तो उद्धव ठाकरे या हम और आप या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस अहंकार में जीता है, क्या चीज है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से ये निवेदन रहेगा, ये अनुरोध रहेगा, यदि आपको लगता है कि राष्ट्र और धर्म के लिए हमारे प्रयास आपको उचित जान पड़ते हैं तो यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें नियमित आर्थिक सहयोग अवश्य करें। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।